हाय गाइस, इस वीडियो में हम निकालेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, जैसे एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी और ए ई बी डी। इन दोनों के सारे सबसीक्वेंस कंसिडर करने हैं, उनमें से जो कॉमन है उनमें जो लॉन्गेस्ट है वो बताना है, उसकी लेंथ बतानी है। जैसे इनके अगर सारे सबसीक्वेंस देखेंगे तो उनमें जो लॉन्गेस्ट और कॉमन है वो ए बी डी है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ए बी सी डी के सारे सबसीक्वेंस लिख देता हूँ। तो अकेला डी, अकेला सी, सी और डी मैं डैश डैश के साथ दिखाना चाहता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। ए बी सी डी की एक तरफ और ए ई बी डी की एक तरफ, फिर उनमें से कॉमन देख लेंगे ए ई बी डी की एक तरफ। तो डी सी सी डी डैश जहां पर है मतलब वो है नहीं, डैश सिर्फ दिखाने के लिए है, असल में वो है नहीं। ठीक है, एक मैं भूल गया सबसे पहले, जब चारों ही आने से मना कर देते हैं, 4 बार डैश मतलब ब्लैंक। अब इन सबके साथ बी जुड़ जाएगा, दिस दिस बी सी और बी सी डी। अब इन सबके साथ ए जुड़ जाएगा, सबके साथ ए जुड़ जाएगा, जिसका मतलब क्या बनेगा, जो पहले वाला है उन सबका ए बन जाएगा। तो ये 16 हो गए इधर, और ऐसे ही 16 अगर उधर लिखूं तो ये ए ई बी डी है, डैश डी बी बी डी ई डैश डैश ई डैश डी ई बी डैश ई बी डी, और सबके साथ ए जुड़ जाएगा। अब 8 हो चुके, 8 और 8 16। तो देखिए क्या आएगा, इन सब में पहले स्पॉट पे ए लगा दीजिए। तो ए बी सी डी के सारे सबसीक्वेंस निकालिए, आर लिस्ट आ जाएगी। ए बी डी के सारे सबसीक्वेंस निकालिए, आर लिस्ट आ जाएगी। बाहर इसका लूप लगा दीजिए, अंदर इनका लूप लगा दीजिए। उनमें जो कॉमन मिले, उनमें जो लॉन्गेस्ट वो आंसर है, तो वो आंसर अपना आ रहा है ए बी डी। तो ए डैश बी डी और ए बी डैश डी अलग नहीं है, क्योंकि डैश तो कोई दिखता ही नहीं, तो ये भी ए बी डी और ये भी ए बी डी है, तो लॉन्गेस्ट वो ए बी डी आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे किया, मतलब स्ट्रिंग 1 के आपने सारे सबसीक्वेंस निकाले, तो 2 रेज़ टू पावर स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ होते हैं। स्ट्रिंग 2 के सारे सबसीक्वेंस निकाले, तो आर लिस्ट में 2 रेज़ टू पावर स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ, 4 के लिए 16 होते हैं। अगर 6 कैरेक्टर आपके पास होंगे तो 2 रेज़ पावर 6 64 सबसीक्वेंस होंगे। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रिंग 1 के 2 रेज़ पावर स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ सबसीक्वेंस आ गए, स्ट्रिंग 2 के 2 रेज़ पावर स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ सबसीक्वेंस आ गए। क्योंकि सबसीक्वेंस में हर कैरेक्टर के पास 2 ऑप्शन हो सकती है कि वो आएगा या नहीं आएगा। फिर हमने क्या किया, ये वाली जो आर लिस्ट है जिसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, जिसमें इतने स्ट्रिंग्स हैं, उसका बाहर फॉर लूप चलाया और ये वाला अंदर फॉर लूप चलाया। उनमें जो कॉमन है उसका लॉन्गेस्ट ढूंढ लिया, तो फॉर में फॉर चलाया, तो बाहर वाला इंटू अंदर वाला, तो 2 रेज़ पावर स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ इंटू 2 रेज़ पावर स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ। इतनी मेहनत और लगेगी, तो टोटल हो गया 2 रेज़ पावर स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ। अगर इसमें n कैरेक्टर्स हैं और इसमें m कैरेक्टर्स हैं, तो 2 रेज़ पावर n प्लस m कम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, मतलब अगर ये 15 कैरेक्टर का होता और ये 15 कैरेक्टर का होता तो 2 रेज़ पावर 30 मतलब 10 पर 9 ऑपरेशंस लग जाते। ठीक है, और हमें ये करना पता कितने में, सिर्फ n इंटू एम में। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि कैसे एक छोटे स्ट्रिंग के सबसीक्वेंसेस एक बड़े स्ट्रिंग के सबसीक्वेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग है ABC, ध्यान से देखिएगा। अब ये सेट ऑफ ABC पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ABC के सारे सबसीक्वेंस, डैश 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 सी डैश बी डैश डैश बी सी, ए डैश डैश ए डैश सी, ए बी डैश और ए बी सी। ये है, ये जो है ये BC के सबसीक्वेंसेस से बनाया जा सकता है। ये देखिएगा, सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ BC क्या होता है, डैश 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 सी बी डैश बी सी। अगर इनके सामने, BC वालों के सामने, इनके सामने ए आने से मना कर दे और फिर इनके सामने ए आ जाए, तो बेसिकली आपने जो बना लिया ना, वो ABC के सारे सबसीक्वेंस बना लिया। मतलब BC के सबसीक्वेंस सामने ए लगा दो और BC के सबसीक्वेंस सामने डैश लगा दो, तो ABC के सबसीक्वेंस बन जाएंगे सारे के सारे। इसका मतलब ये है, सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ ABC इज इक्वल टू सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ BC प्रिपेंडेड बाय नथिंग।
सेट ऑफ सब्सिक्वेंसेज ऑफ बी सी प्रपेंडेड बाय ए। ये इसका मतलब, ये फैक्ट हमारे लिए जरूरी है, इसको एक साइड पे रखेंगे हम, इसको एक साइड पे रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं कुछ मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ मैथमेटिक्स, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा और दोनों की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। मैं स्ट्रिंग 1 को पता कैसे डिफाइन कर रहा हूं, उसका कैरेक्टर 1 अलग और बाकी की स्ट्रिंग अलग, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग अलग। मतलब मैं उसको लिख रहा हूं C1R1 और S2 को लिख रहा हूं C2R2। क्या मतलब है इसका, कि अगर स्ट्रिंग 1 होता ना ABCD होता, तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये कैरेक्टर 1 है और BCD R1 है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। और S2 अगर होता AEBD, तो मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टर 2 इज A एंड EBD इज रेस्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये बोलता हूँ ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, सेट ऑफ सब्सिक्वेंसेज ऑफ C1R1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सेट ऑफ सब्सिक्वेंसेज ऑफ C2R2। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, C1R1 के सारे सब्सिक्वेंसेज का फॉर लूप लगा दो C2R2 के सारे सब्सिक्वेंसेज के साथ, तो उस फॉर लूप में जो कॉमन आएंगे उनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उस पर आंसर डिपेंड करेगा, इनफैक्ट वही आंसर होगा। मैं कहना चाहता हूं जो LCS है S1 S2 का, वो जो S1 का सारे सब्सिक्वेंसेज आएंगे और जो S2 के सारे सब्सिक्वेंसेज आएंगे उनका आपस में फॉर लूप लगा दें, उसी के अंदर से तो आएंगे, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैं पता क्या कह सकता हूं, कि सेट ऑफ C1R1 कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सेट ऑफ R1 प्रेसिडेड बाय नथिंग, सेट ऑफ R1 प्रेसिडेड बाय C1। और इसी तरह से C2R2 कैन बी डिफाइंड एज R2 set of subsequences of R2 preceded by nothing and preceded by C2, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो इससे पता क्या निकल कर आएगा, ये बात ध्यान से देखना, आई होप कि तुम्हें समझ में आए। इसका मतलब ये है जो LCS है ना, वो इन सारों के साथ फॉर लूप चलाने के बजाय इसका इनके साथ फॉर लूप, इसका इनके साथ फॉर लूप, इसका इनके साथ फॉर लूप और इसका इनके साथ फॉर लूप, इन 4 तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब मैं क्या निकाल कर लाया, यहां लिखूंगा अपनी चीज, कि ये पूरा कार्टेशियन के बजाय मैं ऐसा बोल सकता हूं, इनका पूरा फॉर लूप के बजाय इन वालों का इनके साथ फॉर लूप चला दो, R1 वालों का R2 वालों के साथ फॉर लूप चला दो, R1 वाले सेट के सब्सिक्वेंसेस जिनके सामने C1 लगा हुआ है, बल्कि ये वाला नहीं लिखेंगे पहले, इनका इनके साथ फॉर लूप चला दो। जो R1 के सारे सब्सिक्वेंसेस हैं उनका R2 के सब्सिक्वेंसेस के सामने अगर C2 लगा दिया हो उनके साथ फॉर लूप चला दो, फिर इनका इनके साथ, और इनका इनके साथ। हो सकता है ये अजीब सा मैथ आपको समझ में ना आया हो, तो इसको मैं साइड में ले जाके समझाता हूं, लेकिन उसके लिए आपको इन 4 के लिए आपको मेरे साथ कंसंट्रेशन बना के रखनी होगी। मतलब अगर आप ये कहते कि आप ABC और AEB का, मैं एक साइड पर इस मैथ को एक साइड पर जाके समझाना चाहता हूं, कि अगर आप मुझे कहते ABC और AEB का लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस निकालना है, मैं कहता मुझे दे दो ABC का सेट और उसका फॉर लूप चलवा दो AEB के सब्सिक्वेंसेस के सेट के साथ, उससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं। मैं ऐसा बोलता आपको, इसे निकाल सकते हैं, जिसका असल में मतलब क्या होता, ABC का सेट यहां लिख देता हूं, डैश 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 C डैश B डैश डैश BC A डैश डैश A डैश C AB डैश ABC, इसका फॉर लूप निकाल दो AEB वालों के साथ, डैश 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 B डैश E डैश डैश EB A डैश डैश A डैश B AE डैश और AEB, इनका आपस में फॉर लूप निकाल के कॉमन निकालो, कॉमन आएगा AB। जो लॉन्गेस्ट, जो कॉमन भी हो और लॉन्गेस्ट भी हो वो AB आ जाएगा। तो ऐसे आप इन 8 का इन 8 के साथ फॉर लूप निकालते, 8 क्रॉस 8 का लूप चलता, 64 लोग कंपेयर होते, ये वाला इनसे कंपेयर होता, इससे कंपेयर होता, ये वाला इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, सबसे कंपेयर होता, ये वाला भी इन 8 से कंपेयर होता, ये वाला भी 8 से कंपेयर होता, ये 8 भी सबसे 8 से कंपेयर होता, ये वाला भी 8 से कंपेयर होता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाहर 8 का लूप चल रहा है जिसमें ये हैं, अंदर 8 का लूप चल रहा है जिसमें ये 8 लोग हैं, तो बाहर वाला एक इन 8 से कंपेयर होता, अगला एक 8 से, अगला एक 8 से, इस तरह से 64 कंपैरिजन होकर हमें आंसर मिल जाता। पर इंस्टेड मैं ऐसा तो बोल सकता हूं, 8 का 8 के साथ लूप चलाने के बजाय
4 का 4 के साथ चलाएं, फिर 4 का 4 के साथ चलाएं, फिर 4 का 4 के साथ चलाएं, फिर 4 का 4 के साथ चलाएं। किन 4 के साथ? इन 4 का इन 4 के साथ लूप चलाएं, फिर इन 4 का इन 4 के साथ लूप चलाएं, फिर इन 4 का इन 4 के साथ लूप चलाएं, और इन 4 का इन 4 के साथ लूप चलाएं। 8 इंटू 8 भी 64 होता है। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 को 4 बार ऐड कर लो, वो भी 64 होता है। मतलब इनका इनके साथ लूप चलाया जाए, फिर इनका लूप इनके साथ चलाया जाए, फिर इनका लूप इनके साथ चलाया जाए, फिर इनका लूप इनके साथ चलाया जाए। मतलब 4 इंटू 4 का एक लूप लिखने के बजाय 4 इंटू 4 के 4 लूप भी तो लिख सकते हैं। 4 का ये एक लूप, 4 इंटू 4 एक और, 4 इंटू 4 एक और, 4 इंटू 4 एक और। इस वाले लूप्स के अंदर इसके पहले 4 हैं और इसके भी पहले 4 हैं। पहले 4, फिर इसके तो पहले 4, इसके नीचे वाले 4, इसके अंदर इसके नीचे वाला 4, इसके ऊपर वाले 4, फिर इसके नीचे वाले 4, इसके नीचे वाले 4 साथ। ये बेसिकली पता है क्या है? इसको ध्यान से देखिएगा। ये है सेट ऑफ BC विद सेट ऑफ EB, BC वाले EB वालों के साथ। ये पता है क्या है? ये और ये क्या है? BC वाले EB वालों के साथ नहीं, EB वालों के सामने जब A लगा दिया हो, बाहर BC और अंदर जब EB वाले सबसीक्वेंस के सामने A लगा दिया हो, EB वाले सबसीक्वेंस के सामने A लगा रखा है, फिर A से A जिनके सामने लगा रखा हो BC वाले सबसीक्वेंसेस के सामने, उनको EB वालों के साथ लूप चला दीजिए। फिर A इनके सामने लगा रखा है और A इनके सामने भी लगा रखा है। ठीक है, मतलब आप पूरे 8 का 8 के साथ लूप चलाने के बजाय 4 का 4 के साथ चला दो, 4 का 4 के साथ चला दो, इन 4 का इन 4 के साथ, इन 4 का इन 4 के साथ। मतलब सिर्फ BC वाला सेट EB वाले सेट के साथ, BC वाला सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस EB वाले सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस पर उनके मुंह पे A लगा होगा। फिर ASBC वाला सेट, मतलब BC वाले सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस के सामने A लगा रखा है, को EB वाले सेट के साथ इंटरेक्ट कराया, फॉर में फॉर चलाया, फिर इनका इनके साथ फॉर में फॉर लूप चलाया। तो ऐसे तो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब ऐसे कॉमन ढूंढोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली बात भी समझ गए तो ऊपर चलते हैं वापस। अब मैं अज्यूम करता हूं कि तुम ये समझ गए हो कि पूरा स्ट्रिंग 1 का सारा सेट पूरे स्ट्रिंग S2 के सेट के साथ इंटरेक्ट कराने के बजाय हम इन 4 सेट्स की बात कर लें, इन 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लें कि इनका पूरे 8 को पूरे 8 के साथ करने के बजाय इसको 4 और 4 की टर्म्स में देखो, इसको भी 4 और 4 की टर्म्स में देखो। 4 ऐसे जिनके सामने कुछ नहीं लगा, 4 ऐसे जिनके सामने C1 लगा है, 4 ऐसे जिनके सामने कुछ नहीं लगा, 4 ऐसे जिनके सामने C2 लगा है। तो जिनके सामने कुछ नहीं लगा उनको आपस में इंटरेक्ट करा दो। फिर 4 जिनके सामने कुछ नहीं लगा उनको उनके साथ इंटरेक्ट करा दो जिनके सामने कैरेक्टर 2 लगा है। फिर कैरेक्टर 1 जिनके सामने लगा है उनको उनके साथ इंटरेक्ट करा दो जिनके सामने कैरेक्टर 2 नहीं लगा। कैरेक्टर 1 वालों को कैरेक्टर 2 वालों के साथ इंटरेक्ट करा दो। अगर ये वाली बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं 1 कहता हूं। पहला फॉर में फॉर, दूसरा फॉर में फॉर, तीसरा फॉर में फॉर, चौथा फॉर में फॉर। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है ना, तो मैं अब यहां पर फॉर्मूला निकाल सकता हूं। अगर C1 C2 के बराबर है और C1 C2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? अगर C1 C2 के बराबर है तो आंसर हमेशा फोर्थ वाले फॉर में फॉर लूप से आएगा। C1 C2 के बराबर नहीं है तो आंसर हमेशा 4 में कभी नहीं आएगा। आंसर 4 में कभी नहीं आएगा, आंसर हमेशा 1 में, 2 में और 3 में ही आएगा। इसके प्रूफ क्या है? अगर कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 के बराबर नहीं है ना, तो इस फॉर और फॉर लूप में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें सारे सब्सिक्वेंस C1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें सारे सब्सिक्वेंस C2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे C1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे C2 से स्टार्ट होते हैं, तो कभी कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। तो 4 में कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1 2 3 में ही मिलेगा। ये हो गया क्लियर। अगर C1 C2 के बराबर है तो आंसर हमेशा 4 में ही आएगा। इसका प्रूफ क्या है? तुमने बोला सर आंसर लेटर से आंसर 1 में आ गया। मैंने कहा अच्छा 1 में आ गया आंसर, मैं प्रूव करता हूं। तुम एक एक करके मैं कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर दूंगा। तुम 1 में कहोगे कि 1 में आंसर, मैं कह दूंगा कि 4 में उससे बड़ा है। तुम कहोगे 2 में आंसर, मैं कहूंगा एटलीस्ट 4 में वो जरूर आएगा। तुम कहोगे 3 में आंसर, मैं कहूंगा वो भी आंसर 4 में जरूर आएगा। देखते हैं। तुमने बोला आंसर 1 में है सर, तुमने बोला आंसर एक XYZ नाम का आंसर है, वो इसका भी सबसीक्वेंस है और इसका भी सबसीक्वेंस है, तो दोनों में वो सबसीक्वेंस है, कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, XYZ इसमें भी है, इसमें भी है। अगर XYZ इसमें भी होगा इसमें भी होगा
तो यहां पर वो पता है क्या बनकर आएगा, C1XYZ बनकर, वही वाले सेट, वही वाला सब सीक्वेंसेस तो है, उनके सामने C1 लगा रखा है, और यहां पर वो पता है क्या बनकर आएगा, C2XYZ बनकर, और C1 C2 के तो बराबर है। वहां पर आपके पास XYZ कॉमन था जिसकी लेंथ 3 थी, यहां पर आपके पास C1XYZ कॉमन होगा और उसकी लेंथ 4 होगी। यहां पर वो C1XYZ है, यहां पर वो C2XYZ, और C1 C2 तो बराबर है, तो यहां भी वो कॉमन रह गया, सारे कैरेक्टर कॉमन। XYZ, इधर XYZ था, इधर भी XYZ था, तो इसमें भी XYZ, इतने से में XYZ आएगा, उसके सामने C1 लगा दो, C1XYZ। इसमें भी XYZ होगा, उसके सामने C2 लगा दो। तो जो यहां पर 3 लेंथ का कॉमन था, यहां पर वो 4 लेंथ का कॉमन बन जाएगा। तो अगर तुम्हारा 4 में जो 1 में जो मिलेगा, 4 में उससे एक लेंथ बड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है, तुमने कहा अच्छा चलो 1 तो फेल हो गया, हाउ अबाउट कि 2 में हो। मैंने बोला अच्छा तो बताओ भाई क्या है। बोला सेट R1 के अंदर एक XYZ नाम का बंदा है, वो C2SR2 के अंदर भी है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर वो C2SR2 के अंदर है तो वो C2YZ होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे C2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसका एक ही मतलब है, YZ तो YZ के साथ सेम है, इसका एक ही मतलब है कि C2X के बराबर है। अगर इसमें कोई XYZ नाम का सबसीक्वेंस है जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस माना गया है, जिसका मतलब इसमें XYZ नाम का सबसीक्वेंस है और इसमें C2YZ नाम का सबसीक्वेंस है जो आपस में बराबर माने गए हैं। ठीक है, YZ तो दोनों तरफ है और इसके सारे C2 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब है कि C2X के बराबर है। तो अगर इसके अंदर C2YZ है, इसके अंदर C2YZ है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर अगर XYZ है तो इसके अंदर पक्का YZ भी रहा होगा, YZ भी पक्का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि XYZ तीन कैरेक्टर्स हैं, तीनों कैरेक्टर के पास ऑप्शन होती है वो आएगा नहीं आएगा। अगर इसमें XYZ है तो इसमें YZ भी होगा। यहां से मैं इतनी ही बात लेके चलता हूं, यहां से मैं 2 छोटी छोटी बात लेके चलूंगा। तुमने बोला इस वाले एरिया के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लाई करता है, उसकी वैल्यू XYZ है। मैंने पहली बात ये ड्राइव करी, अगर यहां पर XYZ है तो यहां पर वो C2YZ होगा, और दूसरी बात ये ड्राइव की कि C2X के बराबर होगा। तीसरी बात ये ड्राइव की इसके अंदर XYZ है तो इसके अंदर पक्का YZ भी होगा। YZ पक्का क्यों होगा? क्योंकि हर कैरेक्टर के पास आने की ऑप्शन और नहीं आने की ऑप्शन होती है। XYZ है तो बिना X वाला भी होगा, YZ भी होगा सिर्फ। अगर इसके अंदर YZ है तो वो YZ यहां पर C1YZ बनकर आएगा, इस वाले के अंदर वो C1YZ बनकर आएगा। और इसके अंदर ये दोनों सेट तो सेम ही है, इसके अंदर तो C2YZ था ही, अब C1 C2 के इक्वल तो है ही है, तो 3 लेंथ का तो यहां भी मिल गया। यहां पर मिल गया आपको XYZ और C2XYZ, और यहां पर मिल गया आपको C1YZ और C2YZ। दोबारा बोलता हूं कैसे, आपने बोला XYZ नाम का सबसीक्वेंस इसका हिस्सा है और वो इसके अंदर भी है, तो मैंने बोला इसका एक ही मतलब हो सकता है, क्योंकि इसके तो सारे C2 से स्टार्ट होते हैं, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि C2 इज इक्वल टू X। इसमें वो C2YZ है, इसमें XYZ है, और C2 इज इक्वल टू X। ये वाली बात ड्राइव की कि C2 इज इक्वल टू X। फिर मैंने ड्राइव किया इसके अंदर XYZ है तो इसमें YZ जरूर होगा, इसमें YZ है तो वो YZ यहां पर C1YZ बनकर आएगा, इसके अंदर वो C2YZ यूं का यूं C2YZ ही बनकर आएगा। तो C2 तो C1 के साथ इक्वल है, YZ तो YZ के साथ इक्वल है ही है, तो 3 लेंथ का तो यहां पे भी मिल गया। आपने यहां भी 3 ही लेंथ का ढूंढा था और यहां भी 3 ही, इस 2 वाले में भी 3 लेंथ का था और यहां भी 3 लेंथ का मिल गया। तो अगर यहां पर आपको 3 लेंथ का मिलेगा ना, तो 3 लेंथ का कॉमन सबसीक्वेंस तो यहां भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेम रूल मैं 3 के लिए भी लगाता हूं कि 3 कैन ऑल्सो नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। प्रूव करता हूं। तुमने बोला भैया इसमें एक XYZ है जो चारों के अक्रॉस सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है। मैंने कहा अच्छा जी, इसके अंदर तो मान लिया हमने XYZ है, इसके अंदर तो वो C1YZ के रूप में ही आ सकता है, इसमें XYZ नहीं हो सकता, और इसमें XYZ है तो बेसिकली C1 की वैल्यू X है। फिर मैंने अगली बात बोली, अगर इसके अंदर XYZ है तो सर्टेनली इसमें YZ भी होगा, क्योंकि X के पास एक ऑप्शन ये भी होगी कि मैंने नहीं आना। ठीक है, अब इसमें YZ है तो यहां पर वो C2YZ बनकर आएगा, और ये वाला सेट तो यूं के साथ कॉमन ही है, इसमें C1YZ था तो यहां भी वो C1YZ के रूप में ही आएगा, और C1 तो C2 के साथ बराबर है। आपका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इस सेट में था वो XYZ था, उसकी लेंथ 3 थी, यहां भी लेंथ 3 हो गई लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की। दोबारा अपना आर्गुमेंट बोलता हूं, आपने बोला XYZ नाम का एक कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है जो यहां पर पड़ा है, कॉमन सबसीक्वेंस दोनों तरफ वो है XYZ। मैंने कहा अच्छा दोनों तरफ XYZ है, दोनों तरफ XYZ है तो एक बात मेरी यहां पर साफ है, इसके अंदर XYZ है और इसके अंदर भी XYZ है, तो इसका एक ही मतलब, यहां वाले तो सारे C1 से स्टार्ट होते हैं, इसका तो एक ही मतलब है कि पहले वाला बेसिकली C1 और X बराबर हैं, इधर तो सारे C1 से स्टार्ट होते हैं, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि C1 X के साथ बराबर है। अब दूसरी बात, यहां पर अगर XYZ है तो यहां पर एक YZ भी जरूर होगा, हमेशा होता है। जिस सेट ऑफ सबसीक्वेंसेस में ABC होता है वहां पे BC जरूर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें XYZ है तो इसमें YZ जरूर होगा।
अब इसके अंदर अगर yz है तो वो नीचे वाले के अंदर c2yz बनकर आएगा, और यहां पर जो c1yz था वो तो नीचे c1yz ही रहेगा। c1 c2 बराबर है, yz बराबर है, तो ये कॉमन सबसीक्वेंस यहां भी मिल गया। तो वही सबसीक्वेंस जो यहां पर आपका जो भी आपका सबसीक्वेंस यहां पर था वो इस वाले फॉर लूप में भी रिपीट होगा। ठीक है, तो आंसर 1 2 3 में नहीं हो सकता, 1 में होगा तो उससे एक लंबा यहां पर मिल जाएगा। तुमने बोला वही प्रूफ क्या था, xyz यहां पर है, तुमने कहा भैया यहां पर c1 xyz है, यहां पर c2 xyz है, c1 c2 के साथ बराबर है, तो उससे लंबा तो यहां मिल गया। इसका प्रूफ अभी दिया, इनके अंदर आंसर आएगा तो उतना ही लंबा आंसर इसके अंदर भी आ ही जाएगा, तो आंसर 4 में ही होगा। इस केस में आंसर 1 2 3 में ही होता है। तो मैं 4 को सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि जो 1 वाले 4 into 4 लूप में जो लॉन्गेस्ट है ना, उससे एक बड़ा, उसका प्रूफ मैं दे चुका हूं कि xyz यहां पर है, तो यहां पर वो c1 xyz और c2 xyz के रूप में आएगा। तो जो यहां पर लॉन्गेस्ट है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, लॉन्गेस्ट 1 + 1 मैं बोल चुका हूं, उसको मैं बोल सकता हूं लॉन्गेस्ट ऑफ r1, r2, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ r1, r2 + 1। यहां से हमने ये निकाला कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा वो होगा रेस्ट 1 और रेस्ट 2 का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाल लो, उससे एक ज्यादा होगा। और यहां से क्या निकाला, 1 2 3 आपके पास आए, इसमें नहीं हो सकता, इन तीनों में हो सकता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग 1 विद r1 कॉमा r1 विद स्ट्रिंग 2। ये कैसे, आप एक बार सोच के देखिए, r1 s2 को सोच के देखिए। ये जो चीज है ना, ये असल में 1 और 2 वाले 4 into 4 लूप के मैक्स के इक्वल है। ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है r1 और s2 का, तो इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ r1 विल इंटरैक्ट विद सीक्वेंस ऑफ s2, और जो s2 है उसको तो हम यूं भी लिख सकते हैं, डैश सीक्वेंस ऑफ r2 और c2 सीक्वेंस ऑफ r2, दिस इनटू दिस, इसका इसके साथ फॉर लूप, इसका इसके साथ फॉर लूप। यही तो 1 और 2 के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 and 2। और जो मैंने लिखा है ना LCS ऑफ s1, r1, ये 1 and 3 के इक्वल है। कैसे, LCS ऑफ s1, r2 LCS of s1, r2 will depend upon the set of sequences of s1 into set of sequences of r2। अब set of sequences of r1 को तोड़ लो दो हिस्सों में, कैसे, set of sequences of r1 starting with dash and set of sequences of r1 starting with c1, और इनको, ये तो r2 ही रहेगा, यहां पर r2 के साथ इंटरैक्ट किया, यहां पर r2 के साथ इंटरैक्ट किया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको सफाई से थोड़ा साइड में खोल के लिखना चाहता हूं। अगली लाइन में मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ सीक्वेंस s1 को क्या लिखूंगा, r1 के साथ स्टार्ट, r1 के सीक्वेंसेस डैश के साथ स्टार्ट होने वाले, r1 के सीक्वेंसेस c1 के साथ स्टार्ट होने वाले। इसका फॉर लूप चला दो, इन दोनों का फॉर लूप, इस वाले सेट का भी और इस वाले सेट का भी फॉर लूप चला दो r2 के सारे सबसीक्वेंसेस के साथ। इसका इनके साथ फॉर लूप चलना, यही तो 1 है, इसका इनके साथ फॉर लूप चलना, यही तो 3 है। तो दिस वाली चीज इज इक्वल टू 3 और 1 वाले 4 into 4 लूप से जो मैक्स निकलता है, इस फॉर लूप से और इस फॉर लूप से जो मैक्स निकलता है, दैट इज इक्वल टू LCS ऑफ s1, r2, और LCS ऑफ r1, s2 इज सेकेंड वाले फॉर लूप और फर्स्ट वाले फॉर लूप से जो मैक्स निकलता है। हमें 1 2 3 का मैक्स निकालना था, 1 और 2 का मैक्स इसने निकाल दिया, 1 और 3 का मैक्स इसने निकाल दिया, तो बेसिकली 1 2 3, अगर इन दोनों का मैक्स ले लूं, दोबारा ध्यान से सोचो, इसने 1 और 3 के कॉमन मैक्स निकाल दिया, कॉमन सबसीक्वेंस में लॉन्गेस्ट निकाल दिया, इसने 1 और 2 के कॉमन सबसीक्वेंसेस में लॉन्गेस्ट निकाल दिया। अगर मैं इन दोनों का मैक्स ले लूं तो 1 2 3 के अंदर, 1 2 3 और जो तीनों फॉर लूप्स हैं उसके अंदर जो कॉमन वालों में लॉन्गेस्ट है वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल बात ये आई, सब मेटा में 2 के मेरे पास जो बात आई वो ये आई, आपको LCS चाहिए s1 s2 का, अगर कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 के बराबर है तो LCS r1 r2 का निकालो, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग का, बाद वाले हिस्से का, पहला कैरेक्टर छोड़ के, दोनों का पहला कैरेक्टर छोड़ के LCS निकालो, उसमें 1 ऐड कर लो। और अगर इक्वल नहीं है तो s1 का r2 के साथ निकालो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, r1 का s2 के साथ निकालो, उनमें जो बड़ा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आएगा वो आंसर होगा। मैं एक बार मैथमेटिकल चीज लिख दूं, फिर एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। सफाई से यही चीज दोबारा लिखना चाहता हूं, LCS ऑफ s1, s2, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ s1, s2 इज इक्वल टू 1 प्लस
longest common subsequence of R1 comma R2 if character 1 is equal to character 2 and equal to max of longest common subsequence of R1 with S2 and longest common subsequence of S1 with R2. इन दोनों में जिसके पास longest common subsequence होगा उसका max if C1 is not equal to C2. इससे हम निकाल सकते हैं. Let us find it for an example now. कि कोई हमें कहता ABCD और AEBD का निकाल दो, तो DP में हम इसे कैसे करते हैं देखिएगा. अब मैं इसको ABCD और AEBD के लिए निकाल के दिखाता हूं. तो मैंने एक DP बनाई ABCD डैश AEBD डैश, एक तरफ एक स्ट्रिंग डाल दी, एक तरफ दूसरी स्ट्रिंग डाल दी. ठीक है, साथ बनाए रखिएगा. अब सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे इजीएस्ट पार्ट है. मुश्किल पार्ट तो इसका प्रूफ है. प्रूफ होने के बाद सब इजी है. देखिए मैं यहां क्या स्टोर करूंगा, यहां पे मैं स्टोर करूंगा BCD का BD के साथ जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आएगा वो यहां स्टोर करूंगा. ठीक है, किसी भी जगह पर क्या स्टोर करूंगा, यहां क्या स्टोर करूंगा पूरे ABCD का पूरे ABD के साथ AEBD के साथ जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आएगा उसकी लेंथ यहां स्टोर करूंगा. ठीक है, तो ये मेरा मीनिंग है. अगर मीनिंग क्लियर है तो ये बहुत सिंपल है. यहां पर मैं ब्लैंक का ब्लैंक के साथ स्टोर कर रहा हूं, तो ब्लैंक ब्लैंक में कॉमन कुछ नहीं होगा, 0. यहां पर D का ब्लैंक के साथ, अब ब्लैंक का कोई सब्सीक्वेंस ही नहीं होता, ब्लैंक का एक ही सब्सीक्वेंस होता है विच इज ब्लैंक. तो D के दो सब्सीक्वेंस होते हैं, ब्लैंक एंड D, और इस वाले ब्लैंक का एक ही सब्सीक्वेंस है ब्लैंक. तो इनमें कॉमन सिर्फ ब्लैंक है जिसकी लेंथ 0 है. इनफैक्ट जब तक ये लास्ट रो या लास्ट कॉलम में हर जगह 0 ही आएगा, क्योंकि ब्लैंक का एक ही सब्सीक्वेंस होता है विच इज ब्लैंक इटसेल्फ, जो कॉमन तो होगा पर लेंथ कुछ नहीं देगा. तो यहां पर सब 0 आएगा. तो हमें समझने की जरूरत है ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैंक विद AEBD. अब AEBD के 16 सब्सीक्वेंस है जिसमें ब्लैंक है, और इस ब्लैंक का एक ही सब्सीक्वेंस है वो ब्लैंक है. तो जो कॉमन निकला वो सिर्फ ब्लैंक निकला और ब्लैंक की लेंथ 0 है. अब इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को. ये D का D के साथ निकालना चाहता है, तो ये D कैरेक्टर बराबर है, D के साथ D के साथ निकालना चाहते हो, कैरेक्टर बराबर है. तो हम इधर जाएंगे. इसने भी पहला कैरेक्टर छोड़ दिया, ये ब्लैंक हो गया. इसने भी पहला कैरेक्टर छोड़ दिया, ये ब्लैंक हो गया. तो ब्लैंक ब्लैंक का 0 था, 0 + 1. जब आपका कैरेक्टर बराबर होता है तो आप स्ट्रिंग 1 में से भी पहला कैरेक्टर छोड़ के R1 बन जाते हो, स्ट्रिंग 2 में से भी पहला कैरेक्टर छोड़ के R2 बन जाते हो. उनका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस आता है उसमें एक ऐड कर लेते हो. तो D ने अपना पहला कैरेक्टर छोड़ा, इस वाले D ने छोड़ा तो वो ब्लैंक बन गया. इस वाले D ने छोड़ा इस पॉइंट पर, इस वाले D ने छोड़ा तो वो भी ब्लैंक बन गया. ब्लैंक ब्लैंक आपस में 0 था, 0 + 1 = 1. अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, CD का आंसर D के साथ निकाल रहे हो, CD का आंसर D के साथ निकाल रहे हो. C और D तो बराबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, CD का D के साथ निकाल रहे थे तुम इस पॉइंट पर, ऊपर जाके CD का D के साथ. तो इसका आंसर किससे आएगा, D का D के साथ निकाल दो या CD का ब्लैंक के साथ निकाल दो. ये अपना पहला कैरेक्टर छोड़ दे या ये अपना पहला कैरेक्टर छोड़ दे. तो इसने पहला कैरेक्टर छोड़ा तो ये D, D हो गया. इसने छोड़ दिया, ये CD से D बन गया, D तो D का D है. या ये अपना पहला कैरेक्टर छोड़ दे, ये CD का CD रहा, ये ब्लैंक बन गया. ठीक है, तो CD विद ब्लैंक, CD विद ब्लैंक दिखाता हूं. ये स्पॉट है CD विद ब्लैंक. CD तो CD का रहा जितना रहा, यहां पे भी CD तो पूरा है लेकिन ये ब्लैंक है. तो CD विद ब्लैंक गिव्स मी 0. एंड इधर गए तो इस स्पॉट से इधर गए तो ये D रह गया और ये भी D रह गया. D विद D गिव्स मी 1. 1 और 0 में जो मैक्स हो यहां स्टोर कर दो, तो 1 स्टोर हो गया. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा. ठीक है, लाइए आगे बढ़ते हैं. पहले आप इस स्पॉट पे सोचिए हम क्या स्टोर कर रहे हैं. BCD का D के साथ, BCD का D के साथ, B और D बराबर नहीं है तो इस और इस डब्बे का मैक्स ले लो विच इज 1. यहां पर क्या स्टोर कर रहे हैं, ABCD का D के साथ, A और D बराबर नहीं है तो इस और इस डब्बे का मैक्स ले लो विच इज 1. अब इसको देखते हैं, D का BD के साथ, D का BD के साथ, D और B बराबर नहीं है तो इन दोनों डब्बों का मैक्स. C इस पे CD का BD के साथ, C और B बराबर नहीं तो इन दोनों डब्बों का मैक्स. अब इंपॉर्टेंट स्पॉट है BCD का BD के साथ, BCD का BD के साथ, पहला कैरेक्टर बराबर है तो ये वाला फॉर्मूला, CD का D के साथ निकालें,
सी डी का डी के साथ निकालने के लिए इधर जाना होगा। ये देखिए सी डी बन गया और इस वाले पॉइंट पे ये डी बन जाता है। ये अपना पहला कैरेक्टर छोड़ता है तो ये बी डी से डी बन जाता है, बी सी डी से ये सी डी बन जाता है। तो ये वाला स्पॉट था बी सी डी का बी डी के साथ और ये वाला स्पॉट है सी डी का डी के साथ। इस वाली वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो 2। ठीक है, जब कॉमन कैरेक्टर मिलता है आपको तो आपको डायगोनली जाके उसमें एक ऐड करना है। जब कॉमन कैरेक्टर नहीं मिलता पहला पहला तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाके दोनों में से मैक्स उठाना है। अब एक बार दोबारा देखिएगा, इस पॉइंट पे भी थोड़ी मेहनत करेंगे। ये इस वाला स्पॉट ए बी सी डी विद बी डी, ए बी सी डी विद बी डी। कैसे? ऊपर जाके ये ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करता है, इधर जाकर ये बी डी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ए बी सी डी और ए और बी बराबर नहीं है तो अपना आंसर आएगा इसमें से बी सी डी विद बी डी। इसका पहला कैरेक्टर छोड़ दें या ये अपना पहला कैरेक्टर छोड़ दे, ए बी सी डी विद ये अपना पहला कैरेक्टर छोड़ेगा तो ये रह जाएगा डी। ये तो पूरा इसने पहला कैरेक्टर छोड़ दिया, यहां पर इसने पहला कैरेक्टर छोड़ दिया, ये पूरा बी सी डी विद बी डी। बी सी डी विद बी डी इज दिस स्पॉट। कैसे? ये देखो ये बी सी डी है और ये बी डी है और नीचे वाला स्पॉट क्या है? ए बी सी डी पूरा। ये वाला स्पॉट क्या है? ए बी सी डी पूरा और ये डी। तो ए बी सी डी और डी का आंसर है 1। ये पढ़ा, ए बी सी डी और डी का आंसर है 1 और बी सी डी बी डी का आंसर, बी सी डी बी डी का आंसर है 2। इन दोनों में जो मैक्स हो यहां रख लो 2। अब यहां पर ई बी डी विद डी, डी और ई बराबर नहीं तो मैक्स। सी डी विद ई बी डी, सी और ई बराबर नहीं तो मैक्स। बी सी डी विद ई बी डी, बी और ई बराबर नहीं तो मैक्स। ए बी सी डी विद ई बी डी, ए और ई बराबर नहीं तो मैक्स। डी विद ए ई बी डी, डी और ए बराबर नहीं तो मैक्स। सी डी विद ए ई बी डी, सी और ए बराबर नहीं तो मैक्स। बी सी डी विद ए ई बी डी, बी सी डी विद ए ई बी डी, बी और ए बराबर नहीं, इन दोनों का मैक्स। ए बी सी डी विद ए ई बी डी, ए बी सी डी विद ए ई बी डी, ए बराबर है तो डायगोनल पे गए और 2 + 1 3। आंसर हो गया 3। ठीक है, लाइए इसे कोड करें। तो मैंने स्कैनर बनाया, 2 स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। हमने डीपी बनानी है, डीपी उससे एक बड़ी बनाऊंगा जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, वो लास्ट में डैश डैश के लिए भी स्पेस चाहिए। अब देखिए लास्ट रो लास्ट कॉलम में तो डीपी के ये लास्ट रो लास्ट कॉलम में तो 0 0 ही रहना है। यहां से भरना स्टार्ट करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू डीपी डॉट लेंथ -2, ये सेकेंड लास्ट रो है, लेंथ -1 लास्ट रो होती है। तो सेकेंड लास्ट रो से मैंने स्टार्ट किया, रिवर्स आना, जे इक्वल टू डीपी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 आखिरी कॉलम है, लेंथ -2 से स्टार्ट करेंगे। -2 क्यों किया? देखिए डीपी से किया ना, पहले तो स्ट्रिंग से एक बड़ा ये बना लिया, स्ट्रिंग से एक बड़ा ये बना लिया, लास्ट कॉलम और लास्ट रो में 0 लेना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो ये पता है कौन सा पॉइंट है? डीपी डॉट लेंथ -2 कॉमा डीपी ऑफ 0 डॉट लेंथ -2 है। ये डीपी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 वाला कॉलम है, ये डीपी डॉट लेंथ -1 वाली रो है। तो यहां इस कॉर्नर से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर, अब कैरेक्टर 1 C1 S1 डॉट कैरेट आई, ये मैं दिखा देता हूं कैसे कैरेट आई उठाया मैंने। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो स्ट्रिंग 1 का थर्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के थर्ड कैरेक्टर से कंपेयर होगा। देखिए आपके लिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस तरफ अगर स्ट्रिंग 1 प्लॉटेड है और इस तरफ स्ट्रिंग 2 प्लॉटेड है, और अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो जब तुम डायगोनली जाते हो ना तो स्ट्रिंग 1 क्योंकि नीचे गए हो, स्ट्रिंग 1 अपना कैरेक्टर लूज कर देती है, पहला कैरेक्टर लूज कर देती है। इस पॉइंट पे स्ट्रिंग 1 आपकी BD मानी जाएगी और इस पॉइंट पे स्ट्रिंग 2 आपकी BCD मानी जाएगी। आप इधर गए हो
तो स्ट्रिंग 1 ने अपना बी लूज कर दिया, वो सिर्फ डी रह गई है। और इधर गए हो तो स्ट्रिंग 2 ने भी अपना पहला कैरेक्टर लूज कर दिया, वो सिर्फ सी डी रह गई है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली बढ़ने पर स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर लूज होता है, वर्टिकली बढ़ने पर स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर लूज होता है, डायगनली बढ़ने पर दोनों अपना अपना कैरेक्टर लूज करती हैं, R1 R2 बन जाती हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर अगर बराबर है तो हमने डिसाइड किया ही था, तो डीपी ऑफ आई जे में क्या डालेंगे, 1 प्लस डीपी आई प्लस 1 और जे प्लस 1 पर जो वैल्यू पड़ी है उससे एक ज्यादा, और बराबर नहीं है तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पे जो वैल्यू ज्यादा है उस वो वाली रखेंगे। मैट डॉट मैक्स ऑफ, वर्टिकली जा रहा हूं, आई प्लस 1 जे उतने का उतना, आई उतने का उतना, जे प्लस 1, इवेंचुअली 0 0 पे अपना आंसर होगा। इसे एक रन देके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। मेरे ख्याल से हमें दोबारा लॉगिन करना होगा। उप्स, तो कोई नहीं, कोड हो चुका है अपना। अब हम सॉल्यूशन से उठा लेते हैं कि सॉल्यूशन में वही कोड है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन में वही कोड है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, तो कोई बात नहीं, समझाने वाला हो चुका था। एक बार सबमिट और दबा दें। ऑफ कोर्स अब तो पास होगा क्योंकि सबमिट से ही उठाया हमने, सॉल्यूशन से उठाया। ठीक है, पर ध्यान से देख लीजिएगा, हमने +1 का डीपी बनाया था, -2 से चलाया, कैरेक्टर बराबर है तो 1 प्लस आई प्लस 1 जे प्लस 1, अदरवाइज मैक्स ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और फिर 0 0 को प्रिंट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपने सारा वाई सुना होगा। वाई सुनकर अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से वाई इंपॉर्टेंट है। व्हाट और हाउ बहुत आसान है, वो मैं बहुत जल्दी कर सकता था, पर वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से पूरा इसका जिस्ट लेंगे तो पूरा मजा आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।